का था तो मेरा बाप फोत हो गया था। मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और मैं अब 12 साल का हो गया था। गली में निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी अजीब नजर से देखते थे। एक रात में सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर के उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, बल्कि बाहर चारपाई पर सिवा करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है, पर माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अब उस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक रात उम्मा मेरे पास आए और कहने लगे, चलो बेटा, हमें आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इमा ही मेरी माँ और बाप थीं। इनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? इम्मा बोले, हाँ, लेकिन अभी हमें इसी वक्त इस घर को छोड़कर जाना होगा। फिर उम्मा ने कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। इम्मा किसी मर्दे की तरह चलती जा रही थी। इम्मा के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे ज़ेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दौरी पर एक गाड़ी खड़ी थी। ये शायद हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। उसका मतलब तो यही था कि वो उम्मा को जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को दूसरे घर में मुंतकिल हो गए थे। ये घर शहर में था। वो आदमी हमें उस घर में छोड़कर चला गया, पर उम्मा के उस आदमी के साथ ताल्लुक कुछ अजीब लग रहा था। खैर, वो हमें जिस मकान में छोड़ के गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। इम्मा ने मुझसे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। फिर इम्मा मुझे देखने लगे। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें देखता जा रहा था। अम्मा, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए हैं बेटा। अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। अब की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के निकट पर मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गलत बातें की गई थीं। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई थी और आज ये सब हो गया था। अम्मा ने मुझसे कहा था कि वहां सब तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करते थे, तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं उम्मा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्मा बोले, यहाँ मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुम्हें मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले दिन उम्मा ने मेरा एक स्कूल में दाखिला करा दिया। मैं दिन रात पढ़ता रहता, मुझे किसी चीज का होश न रहता। लेकिन उम्मा घर में पैसे कहाँ से लाती थीं, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। असल बात अम्मा की कुछ अजीब व गरीब बातें थीं जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थीं। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। अम्मा अब मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थीं। एक रोज दिन में अपने कमरे में घटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आया तो उम्मा सब्जी काट रही थीं। मैंने कहा कि उम्मा मुझे छत पर जाना है, मगर उम्मा ने मुझे छत पर न जाने दिया। इम्मा बोले, बेटा अब तो बड़ा हो गया है और आसपास घरों में पर्दे का मसला है। इससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तो छत पर मत जा। मुझे माँ पर गुस्सा आया। वो मुझ पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रही थीं। मैंने जब छत पर जाने की जिद की तो माँ कहने लगे, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं उम्मा की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि उम्मा ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती हैं, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद में फिर उठकर माँ के कमरे में गया। वहां मेरी नजर दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ मेरा दम घट रहा है, मैं यहीं बैठा रहूंगा। मेरी नजर फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो, उम्मा ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बस्तर भी रखा है, तकिया भी है। इम्मा मेरी बात सुनकर घबरा गईं और बोलें कि बेटा ये मैंने वैसे ही रखी है। मगर क्यों अम्मा, इस चारपाई पर कौन सोता है? तुम मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बारी बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज होने लगे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो बेटे? मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे अबा की रूह आती है। अबा की रूह? अम्मा इतनी तो हम प्रस्ती न बांधू। मैंने अपनी माँ से ये कह तो दिया था। अब मेरा शक मजीद बढ़ गया था। हर बार जब मैं उम्मा की कोई नई चीज देखता तो मेरे जहन में पिछली सारी बातें घूमने लगती। इम्मा की बातों पर अब मैं मजीद शक करने लगा था। आज भी ऐसा महसूस हो रहा था कि आखिर उम्मा ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है? एक चारपाई पर भी तो सिवा जा सकता है। फिर खुदा जाने क्या वजह थी कि उम्मा दूसरी चारपाई रख के यहाँ सोने लगी थी। बहरहाल मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब उम्मा की बाकी चीजों पर भी नजर रखूंगा, छत पर भी जाऊंगा। पर उससे पहले एक ऐसा वाकया मेरे साथ हो गया जिसने मेरे जहन को मजीद मजबूर कर दिया
और उम्मा की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। इन दिनों इम्मा से चुपके में एक वर्कशॉप पर काम करने लगा। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करता था, पर अब मैं कुछ हुनर सीखकर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता से चलाऊं ताकि अम्मा पर ज्यादा बोझ न बनूं। न जाने अम्मा पैसे कमाती कैसे थीं, ये राज आज तक मुझे मालूम नहीं हुआ था, पर मैं ये जरूर जानना चाहता था। उम्मा को पैसों की जरूरत होती है, वो पैसे का हिसाब इसलिए करती हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। असल बात ये थी कि घर में सारे ज़ीवरात वैसे के वैसे पड़े थे। इम्मा ने एक ज़ीवर भी नहीं बेचा था, बल्कि अब वो इन ज़ीवरात को पहनने लगी थीं। और मैं जब भी उम्मा को देखता, वो रंगीन कपड़े पहने खुशबाश होते। उसे देखकर लगता कि उम्मा हरगिज बीवा नहीं है। बीवा औरतों के तो रंग ढंग, चाल ढाल ही कुछ और होती है। इन्हें सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं। अक्सर ये गमगीन रहती हैं। कम इस कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था। पर मेरी माँ अल्टा खुद को संवार कर रहते, खुद को कभी बुरा ना होने देते, बल्कि अपने चेहरे पर सरख पाउडर और हाथों और कलाइयों में ज़ीवर जरूर रखते। मैं उम्मा की बातों पर भी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले एक और वाकये ने मुझे उम्मा की तरफ ज्यादा मजबूर कर दिया था। हुआ यूं कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था, वहां एक दिन मुझे सलीम नामी एक लड़का मिला। वो लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। वही मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो, किस गांव से ताल्लुक रखते हो? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गांव के थे। मजे की बात तो ये थी कि वो मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आखिर वो मुझे 1 साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वो कहने लगा, तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात इस मोहल्ले को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो ये समझकर खुद को कोस रहे थे कि तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मा के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। उसने जमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी अम्मा ठीक हैं? उसने अजीब से लहजे में पूछा। उसके लहजे में खटक थी। मैंने कहा, हाँ अम्मा ठीक हैं। मैंने उसे बहुत प्रेश करने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, इतना बोला कि तुम जैसे बेटे मजबूर होते हैं जो अपनी माओ के किरदार की वजह से दूसरों के सामने शर्मंदा होते हैं। उसने ये बात बातों ही बातों में कही थी, सो इसके ऊपर मैं कोई रद्द अमल न दे सका। मगर मेरा अपनी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था मैं माँ को रंगे हाथों पकड़ूं। अब मैं समझदार हो गया था, जमाने की ऊंच नीच को समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किससे मिलती है, इसका किसी मर्द के साथ कोई चक्कर तो जरूर है, या फिर कोई और बात तो है जिसकी वजह से मेरी माँ इतनी मुतमईन है। इस रात घर आकर मैंने हर चीज पर नजर रखना तो शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहां क्या होता है, इसी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैंने जैसे ही उम्मा के कमरे के बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा के कमरे के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। इन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया कि आज हमारे घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि उम्मा के कमरे पर दस्तक देकर उन्हें मौका देने से बेहतर है कि माँ यही बाहर बैठ के इंतजार करो। वो आदमी कौन है और कहाँ जाता है? मैं अपने कमरे में आ गया था। वहां बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर उम्मा पर नजर जमाए हुए था। रात के काफी सारे पहर गुजर गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी नजर झपकना थी। मैं बिल्कुल चौकना होकर बैठा हुआ था। पर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सो गया। फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि उम्मा बाहर का काम कर रही थी। वो जाग चुकी थी। ये देखकर मैं तेजी से बाहर आया। माँ को रंगे हाथों पकड़ नहीं सका था, क्योंकि ना तो वो जूते वहां थे और ना ही कमरे में ऐसे कोई आसार थे। मुमकिन है कि वो शख्स जा चुका था। मैंने देखा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर गर कर मैं उम्मा से मजीद सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में कहने लगा, अब मैं उम्मा का राज कल जरूर फाश करूंगा। अगली रात हुई तो मैंने सोचा कि नींद न जाए, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा, और जब वो शख्स आएगा तो जरूर देखूंगा कि ये कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद न आए। मैं इस शख्स का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि उम्मा मुझे देख लेंगी। मैं घर के अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे। मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि दानिश बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? मुझे नहीं बताओगे? मैं चुपचाप बैठा रहा। तब माँ मेरे बहुत करीब आ गए और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही, मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई थी।